देखो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे बच्चा तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है, ठीक है, तो वो ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन कहने का मतलब है कि टू एंड फ्रो मोशन उसका होगा, ठीक है। तो उसी का कुछ एक्सप्रेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिगर वही सेम फिगर जो रीस्टोरिंग फोर्स और फोर्स कांस्टेंट वाला में यूज किए थे वही सेम फिगर है, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला यहाँ देख लो, दूसरा तीसरा तीन यहाँ पर दिखाए हैं तुम्हारा पिक्चर। तो पहला वाला पिक्चर में जो मास अटैच किया हुआ है स्प्रिंग से वो तुम्हारा फिक्स जगह पर है बच्चा। यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट था ए से तुम्हारा सस्पेंड एक एंड जो था वो फिक्स था बच्चा, और दूसरा एंड में तुम्हारा मास अटैच किया हुआ था। ये मास अटैच जो है अभी कुछ नहीं है, एकदम रेस्ट पोजीशन पर है। इसमें कुछ ना स्ट्रेच किया गया है ना तुम्हारा कंप्रेस किया गया है, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल पोजीशन यानी मीन पोजीशन यानी तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, x इज इक्वल टू 0 पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो यहाँ पर तुम्हारा ये लिखा हुआ है, देख लो, ऑसिलेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, और इसका सारा चीज हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डेफिनेटली तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल हम लोग अभी ले रहे हैं ये वर्टिकल में भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से सिनारियो बन सकता है, लेकिन ज्यादा हम लोग को डीप में जाना नहीं है, वो सब चीज नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अभी देख लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड। यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला पिक्चर में देखो, अभी ये नॉर्मल पोजीशन पर था यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन पर था। अब क्या कर रहे हैं कि यहां से तुम्हारा क्या कर रहे हैं, मास को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, यहां से क्या करेंगे, मास को इधर खींचेंगे, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, कल जो बताए थे वही चीज है तुम्हारा। एफ एक्सटर्नल इधर लगाएंगे बच्चा, तो जैसे ही एफ एक्सटर्नल लगाना चालू करेंगे इधर तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है कि व्हेन एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस x डिस्टेंस से यहां तक गया है, ठीक है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देन रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा इस डायरेक्शन में विल बी इक्वल टू, जो लास्ट क्लास में बताए, F विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर खाली मैग्नीट्यूड का बात करें तो वेक्टर जो चीज है वो हट जाएगा बच्चा। F विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यही रीस्टोरिंग फोर्स है। जब यहां से हम लोग एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो वापस से इसको यहां पर लेके आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वापस से तुम्हारा जो इसका नॉर्मल पोजीशन यानी तुम्हारा इक्विलिब्रियम यानी तुम्हारा जो मीन पोजीशन है वहां पर लेके आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा, यहां पर से जब लेके आएगा तो इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होगा बच्चा। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब है कि अपना स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा मोशन वाला, इसीलिए ये आगे निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहां ना रुक करके आगे निकल जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब आगे निकलेगा तो ये कंप्रेस होगा बच्चा, और कंप्रेस होता है, मान लो ये x इज इक्वल टू 0 था, और कंप्रेस कितना के थ्रू होता है, x डिस्टेंस से कंप्रेस होता है बच्चा। जैसे ही यहां से कंप्रेस होता है तो यहां पर तुम्हारा एफ एक्सटर्नल इस वाले में लगेगा, और तुम्हारा इस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल है, रीस्टोरिंग फोर्स इधर डेवलप हो जाएगा बच्चा। मतलब यहां से तुम्हारा जो मास है वापस से तुम्हारा कहां पर आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरा x इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पर एक चीज देखो कि जैसे यहां से खींचे थे वापस यहां पर जब आ रहा था तो इस वाले पोजीशन पर बताए थे तुम्हारा कि मीन पोजीशन पर जो मास अटैच किया हुआ है उसका वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है बच्चा, ठीक है। वही चीज लिखे, वेयर द बॉडी हैज मैक्सिमम वेलोसिटी बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी मूव्स टू लेफ्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ। तो सारा चीज यहां पर लिखा हुआ है, सारा नोट्स यहां पर लिखा हुआ है, तुम बना सकते हो। अब यहां पर देख लो ध्यान से कि हम लोग अगर टाइम पीरियड निकालना चाहे तो टाइम पीरियड तुम्हारा निकालने के लिए पहले जानता है a इज इक्वल टू क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर होता है बच्चा। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जब मूव करेगा, जब मूवमेंट होगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो a विल बी इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर यानी डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव कर दे रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू ma, तो a के जगह पर ये वाला चीज बैठा दिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन हुक्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, F विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फ्रॉम हुक्स लॉ। तो दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ma विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। m इधर चला जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये गुना में था उधर जाके भागा में होगा, a विल बी इक्वल टू माइनस के बाय m x हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां से हम इसको मिटा लेते हैं, और यहां पर देखो तुम्हारा क्या हो सकता है, ये जो चीज है a
यहां पर देख लो माइनस के एम बाय एक्स था, ठीक है। अच्छा ये वाला टर्म जो के बाय एम है, ये तुम्हारा क्या है, वेयर के बाय एम इज अ कांस्टेंट बच्चा, क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, बोलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात बुझा रहा है बच्चा, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हारा a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स आया बच्चा। अच्छा के बाय एम यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है बच्चा, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर, और कांस्टेंट को अगर उसके जगह पर क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे और माइनस एक्स लिखेंगे बच्चा। यहाँ पर तुम्हारा ये वाला इक्वेशन से तुम लोग परिचित है, ठीक है। क्या परिचित है कि ये तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बच्चा, इसीलिए माइनस साइन आया है। माइनस साइन आया है तो ये वाला इक्वेशन तुम लोग जानना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता था वो तुम्हारा अपोजिट होता था, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट होता था। एक्सेलरेशन किधर होता था, टुवर्ड्स द ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताए थे बच्चा, ठीक है। यही वाला तो था कि तुम्हारा क्या था कि एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा उसका जस्ट अपोजिट में एक्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बच्चा, ठीक है। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का था। 10 इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, अतः कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा स्प्रिंग से अटैच किया हुआ मास है वो तुम्हारा क्या करता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन इसका हो रहा है, यानी सिंपल हार्मोनिकली ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है बच्चा, यानी इसका मोशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो टाइम पीरियड लास्ट वाले क्लास से हम लोग देखे थे कि टाइम पीरियड वाज इक्वल टू तुम्हारा 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन था बच्चा। ये 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन था बच्चा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा x हो गया यहाँ पर, ठीक है, और एक्सेलरेशन का यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सेलरेशन का यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, फिर रूट नेगेटिव हो जाएगा, फिर आयोटा वगैरह लेना पड़ेगा, वो नेगेटिव रूट यहाँ पर लेना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव आया है तुम्हारा साइन के कारण, तो तुम्हारा ये एक्सेलरेशन का वैल्यू बैठा देंगे। कहां से बैठाएंगे, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो ये वाला इक्वेशन ले लो या ये वाला ले लो, वही चीज है, तीसरा ही इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है। तो a विल बी इक्वल टू नेगेटिव के एम बाय एक्स, लेकिन यहां पर अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज तुम्हारा ये डायरेक्शन के कारण आया। बात समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड खाली लेंगे तो a के जगह पर क्या बैठाएंगे, के एम बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है, के एम इंटू एक्स हो जाएगा बच्चा। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये m ऊपर उठ के चल जाएगा, तो m बाय के हो जाएगा। तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाय के। अब यहां पर देखो, यहां पर देखना तुम्हारा क्या है कि टाइम पीरियड है, दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। पहला चीज तुम्हारा जो मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी जो है उस पर डिपेंड कर रहा है पहला चीज। टाइम पीरियड जो होगा यानी ऑसिलेशन जो होगा, टाइम पीरियड किसको बोलते थे, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो तुम्हारा टाइम पीरियड मतलब टाइम लगे उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चा। तो टाइम पीरियड जो होगा वो तुम्हारा दो चीज पर डिपेंड करेगा। पहला चीज यहां पर मास कितना है बॉडी का, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी लेंगे उसका जो अटैच किए हुए हैं स्प्रिंग से उसका मास कितना होगा बच्चा। और दूसरा चीज स्प्रिंग जो अटैच है, मतलब जिससे तुम्हारा मास अटैच है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है या फिर फोर्स कांस्टेंट कितना है, दो चीज पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है, ओके। तो ये टाइम पीरियड जो है वो तुम्हारा मास m पर डिपेंड करेगा और k पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है बच्चा कि अगर मास ऑफ द जो तुम्हारा अटैच्ड बॉडी है अगर वो ज्यादा है, ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो तुम्हारा ऑसिलेशन क्या होगा, स्लो होगा बच्चा। मतलब आगे पीछे जो चीज हो रहा है वो तुम्हारा क्या होगा, स्लोअर होगा। अगर स्लोअर होगा तो इसका मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा लगने वाला है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। मास ज्यादा भारी होगा स्प्रिंग से अटैच्ड, अगर ज्यादा भारी होगा तो तुम्हारा स्लोअर ऑसिलेशन होगा, और स्लोअर ऑसिलेशन के कारण तुम्हारा क्या होगा कि जो टाइम लगने वाला है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, अगर स्लोअर ऑसिलेशन हो रहा है तो धीरे धीरे तुम्हारा ऑसिलेशन होगा। जो टाइम पीरियड लगने वाला है यानी एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगने वाला है वो तुम्हारा ज्यादा लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा चीज पर डिपेंड कर रहा है कि अगर फोर्स कांस्टेंट
ज्यादा होगा, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा। अब फोर्स कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग तुम लोग जानते हैं क्या? नहीं जानता है। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बताता है, एक नंबर देता है बच्चा कि तुम्हारा स्टीफर कितना है स्प्रिंग। कोई जानता है कि तुम्हारा कुछ स्प्रिंग क्या होता है, हार्डर होता है, उसको तुम्हारा कंप्रेस करना, स्ट्रेच करना मुश्किल होता है बच्चा, और कुछ का तुम्हारा स्प्रिंग क्या होता है, आराम से तुम्हारा कंप्रेस हो जाता है और स्ट्रेच हो जाता है बच्चा। मतलब ये तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट जो बताएगा कि कितना स्टीफर है तुम्हारा स्प्रिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कितना हार्ड है तुम्हारा कंप्रेस करना या तुम्हारा एक्सपेंड करना, स्ट्रेच करना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो गाड़ी वाला तुम्हारा सॉकर होता है उसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है उसका फोर्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, किसके मुकाबले? जो पेन वाला तुम्हारा स्प्रिंग होता है उसके मुकाबले बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब स्टीफर होगा स्प्रिंग, ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि स्टीफर अगर होगा तो ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? जो ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जैसे ही तुम अगर मान लो उसको दबा पाया स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज्यादा हो गया उसमें, तो इसका मतलब क्या है कि तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तुमको कंप्रेस करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ज्यादा फोर्स लगाएगा तो तुम्हारा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी ज्यादा हो जाएगा बच्चा। बात समझ, जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा बच्चा। और उसके बाद उसमें मास अटैच किया हुआ है, तो जब छोड़ेगा जब, तो तुम्हारा तेजी से ऑसिलेशन होगा उसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगाएगा, उसको लाएगा ना तुम्हारा मीन पोजीशन के पास लाएगा ना बच्चा, तो तेजी से ऑसिलेशन होगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स अब ज्यादा हो गया, क्योंकि तुम एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाया होगा उसको कंप्रेस करने या स्ट्रेच करने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ज्यादा तेजी से ऑसिलेशन होगा, यानी तुम्हारा टाइम पीरियड जो है वो घट जाएगा बच्चा। यानी फोर्स कांस्टेंट अगर ज्यादा हो जाता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? ओके, कोई दिक्कत है? अब इसका तुम्हारा यहां पर निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी देख लो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? न्यू इज इक्वल टू तुम्हारा 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा बच्चा। और टाइम पीरियड ये वाला दिया हुआ है, तो यहां पर इसको जस्ट हमको उल्टा करना है, तो 1 अपॉन यहां पर लिख दे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा बच्चा। और ये वाला तुम्हारा उलट के तुम्हारा क्या हो जाएगा k/m हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तुम्हारा लिख लेगा, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं? तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। ये देख लो, ये 5वां इक्वेशन, ये 6वां इक्वेशन, और एक तुम्हारा क्या हो गया, ये 7 इक्वेशन हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छोटा सा, ठीक है? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देख ले रहे हैं बच्चा, ठीक है? कि मेरे पास यहां पर दिया हुआ है 2 स्प्रिंग, ठीक है, और 2 स्प्रिंग में मतलब स्प्रिंग सेम ही है, ठीक है, इसमें मास जो अटैच किए हुए हैं वो अलग अलग है। तो पहला स्प्रिंग में तुम्हारा मास m का ऑब्जेक्ट अटैच किए हुए हैं, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो हो रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तुम्हारा कितना है, 2 सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा वाला जो तुम्हारा इसमें जो स्प्रिंग जो है उसमें तुम्हारा क्या किए हैं, 4m का मास यानी 4 गुना ज्यादा मास अटैच कर दिए। तो मास जब बढ़ता है तो तुम्हारा जान रहा है कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम पीरियड यहां पर बढ़ना चाहिए। तो यहां पर जो है ये तुम्हारा 4m मास जब लगाएंगे तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हारा सेम स्प्रिंग है। स्प्रिंग सेम कहने का मतलब है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो जाएगा वो सेम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर जो तुम्हारा मास होगा, मास यहां पर m है, यहां 4m है, और यहां पर m वाला में ऑसिलेशन का दिया हुआ है तुम्हारा टाइम पीरियड जो लगेगा वो 2 सेकंड है। तो कैलकुलेट कीजिए कि 4m मास जब अटैच कर देते हैं तो टाइम पीरियड कितना लगने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो गिवन हो गया तुम्हारा यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है तुम्हारा। पहला चीज हमको टाइम पीरियड के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मास चाहिए और फोर्स कांस्टेंट चाहिए। तो टाइम पीरियड तुम्हारा यहाँ पर देख लो, पहला मास दिया है तुम्हारा पहला वाला के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं m1 लिख दे, m1 लिख देते हैं। तो m1 क्या है, m है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा k1 या k ही बोलो, सेम ही स्प्रिंग है, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हारा सेम है बच्चा दोनों के लिए। k1 इज इक्वल टू k2 यहाँ पर लिख देते हैं, इज इक्वल टू तुम्हारा k बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों स्प्रिंग सेम है, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा m2 कितना दिया हुआ है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा बच्चा। अच्छा t1 मेरा पास दिया हुआ है तुम्हारा 2 सेकंड बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ रही, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। अब यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए, यहाँ पर टाइम पीरियड अलग लिख देते हैं, ठीक है। ये टाइम पीरियड का अलग तुम्हारा यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k होता है, ठीक, यही होता है। तो अगर t1 लिखते हैं
तो T1 की जगह पर यहां पर लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू तुम्हारा 2 पाई M1 लिखते हैं यहां पर M1 लिखते हैं, लेकिन M1 इज इक्वल टू कितना है M है, तो M1 अपॉन K हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर T2 लिखेंगे तो T2 कितना हो जाएगा 2 पाई M2 लिखते हैं यहां पर तुम्हारा क्या लिखते हैं M2 लिखते हैं, लेकिन M2 की जगह पर कितना है 4M है बच्चा। अच्छा 4M है और यहां पर K कितना हो जाएगा बताओ, K तुम्हारा सेम है तो K का K होगा। बात समझ में आ रहा है कि जिसको निकालना है उसको ऊपर रख देते हैं। अच्छा T1 मेरे पास 2 सेकंड दिया हुआ है, लास्ट में बैठाएंगे T2 अपॉन T1 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको तुम्हारा डिवाइड कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा T2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ 2 पाई रूट अंडर 4M बाई K हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या बताओ, बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो, यहां पर नीचे तुम्हारा T1 वाला लिख देंगे तो 2 पाई हो जाएगा और रूट अंडर M बाई K होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, 2 पाई कैंसर। यहाँ T1 मेरे पास दिया हुआ है तुम्हारा 2 सेकेंड, तो यहां पर लिख देते हैं तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, T2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, T2 लिखेंगे तो यहां पर T1 जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में T1 जाएगा, T1 हो जाएगा और यहां पर देखो रूट अंडर यहां पर ये M बाई K खत्म हो जाएगा, यहां पर खाली रूट अंडर 4 बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा T1 मेरे पास दिया हुआ है कितना 2 सेकंड दिया हुआ है, 4 निकालेंगे तो मेरा 2 निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड देखो यहां पर कितना हो जाएगा 4 सेकंड का हो जाएगा बच्चा। T2 कितना निकलेगा 4 सेकंड का, मतलब अगर मास 4 गुना बढ़ा देते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड 4 गुना बढ़ा देते हैं, बढ़ जाएगा तुम्हारा, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है सेम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो टाइम पीरियड तुम्हारा 4 गुना नहीं 2 गुना बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, 4 सेकंड निकलेगा ना, 4 सेकंड निकल रहा है यानी 2 गुना, 2 पहले था 2 सेकंड था तो तुम्हारा क्या हो गया 2 सेकंड और बढ़ गया यानी 4 सेकंड हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी का अगर मान लो यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 0.25 सेकंड आ जाएगा। 1/4 क्या होता है फ्रीक्वेंसी, अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देख लो फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड हो जाएगा, तो T2 के लिए हम लोग अगर निकाले तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बच्चा, यानी 0.25 सेकंड आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, सॉरी 0.52 पर सेकेंड यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस। तो ये तुम्हारा हो गया टाइम पीरियड और तुम्हारा फ्रीक्वेंसी।